जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। आज के इस वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के कुछ और एमसीक्यूज करेंगे और साथ साथ कुछ असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन भी आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन जितने भी होंगे सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एक बार आप भी ज़रा खुद का इवैल्यूएशन करना कि कितने क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि जितने क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसमें से कितनों के सही जवाब आप लोग दे पाए थे। जो भी क्वेश्चन पूछो वीडियो को पॉज करके पहले खुद आप अपना आंसर देने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। इससे पहले भी एक एमसीक्यू के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ओके। बाकी जिसने रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा होगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 12 की कंप्लीट चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिटेल चैप्टर की, तो वहाँ से भी आप पहले रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ सकते हैं यार, ओके। सो चलिए शुरू करेंगे बेटा। और शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी बच्चे टेलीग्राम यूज़ करते हैं, आज की क्लास की जो पीडीएफ फाइल है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं, एडू मित्रा अनुराग चौहान, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। साथ साथ जो बच्चे इंस्टाग्राम पे हों, आप मेरे साथ अनुराग चौहान यूके इस आईडी के थ्रू जुड़ सकते हैं बेटा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने कि अगर फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और कहता है कि जो एफ एक्स है वो एक्स प्लस मॉड एक्स के इक्वल है। हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, एफ एक्स हमारा एक्स प्लस मॉड एक्स के इक्वल है, ओके। अब हमें बताना है कि ये 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव नाइदर 1 1 और ऑन टू, क्या है इनमें से राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, इस चीज़ का जवाब हमें यहाँ पे देना है। तो देखिएगा बच्चे, ऐसा है, मैं मॉड एक्स को, अगर मैं इसी फंक्शन को अगर मैं रीडिफाइन करना चाहूँ तो मॉडुलस के बारे में आप लोग जानते हैं कि मॉड एक्स की दो वैल्यूज़ होती हैं, या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स, डिपेंड करता है कि एक्स क्या है। अगर एक्स अपने आप ही एक पॉजिटिव नंबर है तो एक्स को तो मैं एक्स लिखूंगा, बट मॉड एक्स की जगह मैं एक्स लिखूंगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जैसे सोचो, अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ f1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 1 प्लस मॉड 1, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। और वही कह रहा है कि जब भी x 0 से बड़ा होगा तो आप सीधा ही y की जगह 2x लिख देना। तो देखो, आपने x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। मैं बोलूँ अगर x 2 होगा तो y कितना आएगा, तो आंसर है 4। x अगर 3 होगा तो y कितना आएगा, 6। यानी कि हर पॉजिटिव नंबर की इमेज क्या होगी, डबल 2x, ओके। हम यहाँ पे x की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करेंगे तो उसकी इमेज क्या बनेगी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, राइट। लेकिन अगर मान लो x कोई नेगेटिव नंबर हुआ, अगर मान लीजिए कि x कोई नेगेटिव नंबर है, यानी कि x 0 से छोटा है, x 0 से स्मॉलर है, तो देखो x की जगह तो x लिखा जाएगा, बट मॉडुलस x की जगह पे हमें माइनस x लिखना पड़ेगा, राइट। मॉड x की जो वैल्यू है वो माइनस x हो जाएगी। बट आप जानते हैं कि जो हमारा मॉड x होता है, मॉड x में क्या है, मॉड x में बेटा मॉड x की जगह x भी लिखते हैं, माइनस x भी लिखते हैं, जब x ग्रेटर देन 0 हो और जब x लेस देन 0 हो, तो ये कंडीशन रहती है। तो इसलिए भाई मैंने x माइनस एक्स लिख दिया और यहाँ पर हमारा ये आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर 0 से छोटा होगा उसकी इमेज 0 आएगी। देखो कैसे, अगर मैं बोलूँ बताओ f माइनस 1 कितना होगा, f माइनस 1 कितना होगा, तो आप आंसर करेंगे कि x की जगह माइनस 1 रखो प्लस x की जगह माइनस 1 रखो, तो माइनस 1 और ये माइनस 1 मॉड की वजह से प्लस का 1 हो जाएगा और आपका आंसर 0 आ जाएगा, करेक्ट है। ऐसे ही मैं बोलूँ f माइनस 2 बताओ क्या होगा, तो आप बोलेंगे x की जगह माइनस 2 प्लस माइनस 2 का मॉड, सो माइनस 2 प्लस 2, ये भी आपका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि हर नेगेटिव नंबर की इमेज 0 है। मैंने माइनस 1 यहाँ पे पुट करके देखा, माइनस 2 पुट करके देखा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बच्चा लोग जरा सोचो, जरा सोचिए कि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हर नेगेटिव नंबर 0 से कनेक्टेड है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 रहा। हम कह देंगे कि फंक्शन f इज़ नॉट 1 1, हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि सभी नेगेटिव नंबर की सेम इमेज है, जबकि 1 1 होने के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, बट डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, यहाँ पे सेम इमेज है। अब क्वेश्चन आता है कि चलो भाई 1 1 नहीं है, क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है। तो ज़रा देखिएगा बेटा, यहाँ पर आप ज़रा समझना बात को। अगर आपसे मैं बोलूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, लाइक माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, वो सब किससे कनेक्टेड हैं, आप कह देंगे वो 0 से कनेक्टेड है।
अच्छा, ज़ीरो किससे कनेक्टेड है? ज़ीरो प्लस ज़ीरो वो ज़ीरो से कनेक्टेड है। अगर मैं बोलूँ 0.5 किससे कनेक्टेड है, तो आप बोल देंगे 0.5 प्लस 0.5 वो 1 से कनेक्टेड है। 1 किससे कनेक्टेड है? 1 प्लस 1 वो 2 से कनेक्टेड है। 2 किससे कनेक्टेड है? 4 से कनेक्टेड है। ऐसे ही आप क्या देख रहे हो, नेगेटिव नंबर की इमेज बनती है ज़ीरो और हर पॉजिटिव नंबर की इमेज बनती है पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई हमारा जो x प्लस मॉड x है ये मिनिमम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर मिनिमम ये ज़ीरो होगा। क्या ये कभी नेगेटिव आएगा? ये कभी नेगेटिव आएगा? आप बोलेंगे नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। आप -1 रख के देखो वो ज़ीरो आ जाएगा, -2 रख के देखो वो ज़ीरो आ जाएगा, नेगेटिव कभी भी आंसर नहीं आएगा। अच्छा, पॉजिटिव नंबर रखूँ तो 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 3, तो उस सिचुएशन में आपका आंसर ज़ीरो से बड़ा आ जाएगा, ज़ीरो से ग्रेटर, राइट। सो एक तरह से देखा जाए y जो है वो क्या है, वो ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर है, इस वजह से मेरी जो रेंज है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी है। जबकि मेरा जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्वेश्चन में क्या है बेटा, कोडोमेन इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, वह है रियल नंबर। तो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, सो दिस फंक्शन f इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ये फंक्शन ऑन टू है। तो इसका जो राइट आंसर है नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। भाई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बाकी जिसने वेन डायग्राम बना लिया होगा, एरो डायग्राम, वो समझ गया होगा कि इसका आंसर डी था, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। मैं लेकर चलूँगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला गया कि फंक्शन है एफ ए से बी डिफाइंड बाय दिस। कहा गया कि जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स माइनस 2 के अपॉन में 2 माइनस एक्स। कह रहे कि इसकी रेंज फाइंड करो, इसकी रेंज फाइंड करो। दिखने में लग रहा है कि ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में आप जानते हैं कि इसको पुट करना पड़ता है y, फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, राइट। बट इस क्वेश्चन में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज निकालनी है, रेंज मतलब y क्या क्या आएगा, y की वैल्यू क्या क्या होगी। तो देखो भाई जरा समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, x माइनस 2 से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो वो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी क्या चल रहा है, 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स से ये 2 माइनस एक्स कैंसिल और हमारे पास बचेगा माइनस का 1 और ये हमारा बन जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल्स टू -1। ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब आप x की जगह कुछ भी पुट कर लो, y की वैल्यू -1 ही आएगी। आप जैसे देखो, आप मैं आपसे कहता हूँ कि तेरा x की जगह 3 रखना, 3 रखो, तो 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3, 1 अपॉन -1, तो आंसर आपका -1 आ जाएगा। 4 रखो, 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4, अगेन आपका 2y माइनस 2, ये -1 आ जाएगा। अच्छा, -1 रखो x की जगह, -1 माइनस 2, नीचे 2 माइनस -1, ये -1 आ जाएगा। तो x की जो भी वैल्यू आप डोमेन से पुट, अच्छा 2 मत पुट करना भाई, इसमें अगर पूछे कि डोमेन क्या है, डोमेन, तो आप बोल देंगे ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। हम x की जगह 2 नहीं पुट करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे x की जगह 2 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि इस ओरिजिनल फंक्शन में अगर हम x की जगह 2 पुट कर देंगे तो ऊपर भी 0, नीचे, ऊपर 0 आ रहा है बट ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे 0 आ रहा है भाई, 2 माइनस 2, सही बात है। तो 2 के अलावा आप x की जगह 3 4 5 कुछ भी पुट कर लो, y ने हमेशा -1 ही आना है। तो अगर मुझसे पूछे कि रेंज क्या है, तो रेंज भाई हम बोल देंगे कि हमारा जो राइट आंसर है वो हमें हमेशा क्या मिलेगा बेटा, राइट आंसर हमेशा हमें यहाँ पे -1 ही मिलेगा यार, कुछ और यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। y की वैल्यू कभी 2 नहीं आएगी, 3 नहीं आएगी, 4 नहीं आएगी, और इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाता है। बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट की तरफ। अगले की तरफ बढ़ने से पहले बच्चे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एडुका जोन पब्लिकेशन की तरफ से क्लास 10th एंड 12th के सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर मार्केट में उतार दिए गए हैं। अभी इस टाइम मेरे पास ये एडुका जोन क्लास 12th का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर मेरे पास है। बाकी इस बुक को भाई मैंने देखा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस बुक को बनाने में यार बहुत मेहनत हुई है, क्योंकि जो सैम्पल पेपर मैंने देखा तो उसमें भाई एक चीज़ मैंने पाई है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो PYQs हैं वो तो इन्होंने इसमें कवर कर रखे हैं, प्लस कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आने की हैसियत रखते हैं, वो भी यार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्लस कुछ पब्लिकेशन ऐसे हैं जिन्होंने अपने सैम्पल पेपर्स पे ज़्यादा मेहनत नहीं करी और उन्होंने क्या किया है, जो डिलीटेड, जो CBSE से अब डिलीटेड टॉपिक हैं उनके भी क्वेश्चन उन्होंने अपने मॉक टेस्ट पेपर में डाल दिए हैं। तो यार ऐसी कोई गड़बड़ आपको इस बुक में देखने को नहीं मिलने वाली है। ये देख सकते हैं इसका फ्रंट पेज है और हर जो बुक है, हर सब्जेक्ट की अगर बात करी जाए तो स्टार्टिंग में ही इन्होंने क्या है, माइंड मैप इन्होंने रख दिए हैं सभी चैप्टर के, ठीक है। प्लस हर चैप्टर के जो स्टार्टिंग में इन्होंने रिवीजन नोट्स भी इन्होंने डाल रखे हैं यार। प्लस जो ट्रिक्स होती हैं, जो जुगाड़ होते हैं मैथमेटिक्स में, वो भी इन्होंने इस बुक के स्टार्टिंग में ही डाल रखे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे इंटीग्रेशन का लगा रखा है, जैसे इसमें इन्होंने बता रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ये ट्रिक लगाई जाती है। तो यार ऐसा आपको किसी दूसरी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो आपको इस बुक में इधर देखने को मिल जाएगा यार। तो कहूँगा भैया कि हाँ मेहनत हुई है और सही जगह इसमें मेहनत कर रखी है। देखिए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी केस स्टडीज़ यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगी, और वो केस स्टडीज़ नहीं जो मार्केट में इंटरनेट में लगातार चल रही हैं। नए क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने रखे हैं ताकि बच्चा भी सोचे, बच्चे को नया कंटेंट मिले यार, है ना। 10 मॉक टेस्ट पेपर है तो उसमें आपको 10 अलग केस स्टडीज़ देखने को मिलेंगी यार। एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, MCQs देखने को मिलेंगे। तो मतलब जो भी लेटेस्ट आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बुक देखने को मिलेगी यार। बाकी बात करी जाए इसके प्राइस की, तो मुझे जो लगता है कि बाकी सभी पब्लिकेशंस के मुकाबले सबसे जो मुझे लगता है कि सही जो रीजनेबल प्राइस पे ये बुक आपको मिलने वाली है। फ्लिपकार्ट पे अगर अभी आप इसका प्राइस चेक करेंगे तो आई थिंक 220 रुपये या 210 रुपये शायद इसका प्राइस अभी शो कर रहा है, तो वो आप फ्लिपकार्ट में आप चेक कर सकते हैं यार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, डायरेक्टली बेटा आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट अगर आप परचेज करना चाहें तो भाई मैं बोलूँगा कि आप इसको खरीद सकते हैं, पैसा आपका बर्बाद नहीं है, सही जगह आप पैसा लगा रहे हैं यार। ओके चलिए बेटा बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है। क्या बोला गया है कि फंक्शन है हमारा रियल नंबर से रियल नंबर पे, रियल नंबर से रियल नंबर पे, और fx है x-1 ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, दिस रिप्रेजेंट अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बट आपको याद होगा कि अगर मान लो कभी बॉक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर 2.1 आता है तो उसे हम 2 लिख देते हैं, 3.9 आता है तो उसको हम लोग 3 लिख दिया करते हैं। NCERT का क्वेश्चन था ये, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि रियल नंबर से रियल नंबर पे ये फंक्शन ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। यहाँ पर चेंज क्या कर दिया, x-1 दे दिया। तो भाई इसको देखकर घबराना नहीं है, घबराने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। अगर 1 1 की बात करूँ तो जरा सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 2.1 की इमेज क्या होगी, 2.1, तो आप बोलेंगे कि सर x की जगह पे 2.1 रखना पड़ेगा। रख लो 2.1, ये 2.1 - 1 ये 1.1 हो जाएगा और आपका आंसर 1 बन जाएगा, राइट। ऐसे मैं बोलूँ 2.2, तो 2.2 - 1 ये आपका 1.2 हो जाएगा और 1.2 भी आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ज़रा सोचो, हर 2 और 3 के बीच में जो भी नंबर है, हर उस नंबर की इमेज 1 है। 2.1 की इमेज भी 1, 2.2 की इमेज भी 1, 2.3 की इमेज भी 1, तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है भाई। सो f इज़ नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है? तो बेटा खुद से पूछिए, जरा एक बार पूछो सवाल कि x की जगह तुम कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, सॉल्व करके जो बाहर आंसर आएगा वो तो कोई इंटीजर ही होगा। भाई तुमने 2.1 रखा तो आंसर 1 बना, 3.1 रखोगे तो आंसर 2 बनेगा, 4.1 रखोगे तो आंसर 4 बनेगा। आंसर हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगी, कोई इंटीजर में आंसर आएगा, पॉइंट में, फ्रैक्शन में कभी भी आंसर नहीं आने वाला। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में जो रेंज है वो इंटीजर है, जबकि इस क्वेश्चन में जो कोडोमेन हमें दे रखा है, कोडोमेन क्या दिया है बेटा, कोडोमेन भी हमें यहाँ पे कोडोमेन रियल नंबर दिया हुआ है। तो रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल अगर नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू हो जाएगा भाई, ये हमारा फंक्शन नॉट ऑन टू। तो नाइदर 1 1 क्या होता है, मैनी 1 होता है, मैनी 1 या नॉट 1 1 मतलब मैनी 1, और नॉट ऑन टू का मतलब क्या होता है, इन टू। तो यहाँ पर शब्दों में फंसा रहा भाई आपको, मैनी 1 एंड इन टू। तो यहाँ पर भी हमारा जो राइट आंसर बेटा वो डी हो जाएगा यार। बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन 10 कह रहा है कि
कहता है कि सेट ए में 10 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए से ए की बात कर रहा है, ए से ए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई देखो ऐसा है ना, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बाइजेक्टिविटी के लिए कंडीशन है, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब वो 1 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो। 1 1 और ऑन टू होने के लिए बेटा, भाई मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, दोनों ही सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। मान लो पहले में 4 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 4 होने चाहिए, पहले में 5 है तो दूसरे में भी 5 होने चाहिए। अगर मान लो पहले में 6 है दूसरे में 5 है तो बाइजेक्टिव नहीं बन पाएगा कभी भी। 1 1 होगा तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, 1 1 नहीं होगा तो क्या पता ऑन टू है ना, तो ऐसा कुछ रहेगा। तो हम जब भी बोलते हैं फॉर बाइजेक्टिविटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये चीज, ठीक है। देन अगर बोले कि टोटल कितने बाइजेक्टिव रिलेशन होते हैं, टोटल बाइजेक्टिव रिलेशन कह रहा हूं, टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होते हैं, अगर ए और बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तब फॉर्मूला है बेटा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, यानी कि उनमें एलिमेंट हैं कितने उसका फैक्टोरियल कर दो सीधा। तो भाई आप देख सकते हैं ए में 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, तो दूसरे ए में भी 10 एलिमेंट होंगे। पूछो जरा खुद से सवाल, इस 1 की इमेज बनाने के कितने ऑप्शंस हैं, तो आप बोलोगे 1 की इमेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है ना। तो इस 1 के पास इमेज बनाने के 10 ऑप्शन है, 2 के पास देखो मान लो 1 की इमेज 2 हो गई, तो अब 2 की इमेज 2 नहीं होगी, 2 की इमेज कुछ डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। एक मिनट रुकिए जरा, कैमरे की बैटरी खत्म हो रही है यार, ओके, हाँ जी बेटा। तो 2 के पास इमेज बनाने के लिए अब 9 ऑप्शंस बचेंगे। मान लो 2 की इमेज 3 बन गई, तो 3 की इमेज क्या बनेगी, तो आप बोलेंगे बाकी 10 में से 2 तो हट गए, तो बचेंगे कितने, 8, ऐसी 7, ऐसी 6, ऐसी 5 4 3 2 1। बेटा हम सीधा ही क्या लिख देंगे, 10 फैक्टोरियल, और मैंने सीधा आपको फॉर्मूला बता दिया n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी हमने 10 का फैक्ट, देखो मैंने लॉजिक के थ्रू भी आपको बताया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हम लगा रहे हैं क्लास 11th परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसके अकॉर्डिंग में हमारा आंसर आ रहा है। और अदरवाइज बेटा सीधा अगर आपको फॉर्मूला याद है n फैक्टोरियल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे बेटा आपसे बोलें कि अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, यहाँ 3 एलिमेंट है वहाँ 4 एलिमेंट है, तो टोटल कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे, टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे, तो आप बोल देंगे 0। 0 क्यों भैया, यहाँ पे 3 एलिमेंट है वहाँ 4 एलिमेंट है, तुम अगर इसको 1 1 बनाओगे तो ये ऑन टू नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा ऑन टू, भैया 7 की प्री इमेज नहीं बन रही। अच्छा मान लो यहाँ 4 एलिमेंट है वहाँ 3 एलिमेंट हैं, अब तुम इसको 1 1 बना ही नहीं सकते, ऑन टू बना लिया बट 1 1 नहीं बना पाए बेटा, ऑन टू बना लिया बट 1 1 नहीं बना पाए। तो भैया हम क्या बोल रहे हैं, अब अगर दोनों में अगर मान लो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो कि यहाँ पर भी 3 वहाँ पर भी 3, अब जो है बेटा ये आपका बाइजेक्टिव बन जाएगा, 1 1 भी बनेगा तो ऑन टू भी अपने आप ही बन जाएगा। तो भैया हम क्या बोल रहे हैं, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अब देखो मैं बोलूँ कि 1 के पास इमेज बनाने के कितने ऑप्शन हैं, तो आप बोलोगे 3 ऑप्शन है। मान लो 1 की इमेज 4 बन गई, 2 के पास इमेज बनाने के कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। मान लो 2 की इमेज 5 बन गई, अब 3 के पास इमेज बनाने के कितने ऑप्शन बचे, तो भैया 1 ऑप्शन बचा, तो सीधा आप 3 फैक्टोरियल लिख देते भाई, काम बन जाता। तो उसी तरह से बेटा यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं कि ए में 10 एलिमेंट हैं, तो सीधा 10 फैक्टोरियल लिख दो, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है बेटा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, कह रहे कि इफ द सेट ए कंटेन, सेट ए में है 5 एलिमेंट और सेट बी में है 6 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। भाई 1 1 एंड ऑन टू दोनों कैसे पूछ रहा है, द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब ये कह रहा है कि आई थिंक ये बाइजेक्टिविटी पूछना चाह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू। तो ऐसे कितने फंक्शन होंगे जो 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, इसकी बात कर रहे हैं ना। तो भाई सोचो यहाँ 5 एलिमेंट है, यहाँ 6 एलिमेंट हैं,
भाई जो 1 1 भी हो, 1 1 एंड वो ऑन टू भी हो, उसे क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन पूछ रहा है कि कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। तो भैया अभी मैंने बताया कि जितने एलिमेंट यहां हो उतने एलिमेंट वहां होने चाहिए, तभी बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। बट यहां तो 5 है और वहां 6 हैं, तो एक भी बाइजेक्टिव नहीं बन पाएगा। क्योंकि सोचो तुम अगर 1 1 बनाओगे तो वो बेचारा ऑन टू नहीं बन पाएगा। देख लो 6 अकेला रह जाएगा, है ना, ये 6 अकेला रह गया, तो 1 1 हो गया बट ऑन टू नहीं हो पाया। तो इसलिए क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे कि एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा, एक भी फंक्शन ऐसा नहीं होगा जो 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। तो इस तरीके से भाई ये भी हमारा होता है समाप्तम। नेक्स्ट देखिएगा, ये सुंदर क्वेश्चन है यार, ये सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट ए में है 1 2 3 अप टू कहाँ तक, एन तक, और बी में है ए और बी, देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए इनटू बी। क्वेश्चन आपके सामने है, हमें पूछा गया कि टोटल कितने सर्जेक्टिव फंक्शन बनेंगे। इसको समझने के लिए बेटा मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँगा, ज़रा देखना। मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, ओके, यहाँ 3 एलिमेंट और वहाँ पे 2 एलिमेंट हैं। यार आपसे पूछा जाए कि टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। अगर मान लो ये सेट ए है और वो सेट बी है, तो टोटल फंक्शन का फॉर्मूला होता है बी की पावर में ए, बी की पावर में ए। देखो बी में कितने एलिमेंट, 2, ए में कितने एलिमेंट, 3, तो आपके कुल मिला के 8 फंक्शन बन जाएंगे, कुल मिला के 8 फंक्शन बनेंगे। देखो 8 क्या क्या बनेंगे, जरा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसके। 1 2 3 4 5 हो सकता है, 1 2 3 सबके सभी 4 से कनेक्टेड हों। 1 2 3 4 5 हो सकता है सबके सभी 5 से कनेक्टेड हों। 2 फंक्शन हो गए ऐसी, 1 2 3 4 5 हो सकता है 1 4 से कनेक्टेड हो और ये 2 और 3 इस 5 से कनेक्टेड हो। 1 2 3 4 5 हो सकता है 1 इस 5 से कनेक्टेड हो लेकिन 2 और 3 इस 4 से कनेक्टेड हो। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 यहाँ पर अब ले लेते हैं, लेट्स से 2 4 से कनेक्टेड है और 1 और 3 5 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है और 1 और 3 4 से कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो सकता है कि हमारा 3 इस 5 से कनेक्टेड हो और 1 और 2 हमारे उस 4 से कनेक्टेड हो, ठीक है, और हो सकता है 3 उस 4 से कनेक्टेड हो लेकिन 1 और 2 हमारे उस 5 से कनेक्टेड हो। तो देख सकते हैं 8 फंक्शन भाई मैंने यहाँ पर आपके सामने बना दिए हैं। कुछ देख लो कुछ डिफरेंट और तो नहीं बन पाएगा। मैंने 1 2 को 4 से जोड़ दिया, 1 2 को मैंने 5 से जोड़ दिया, 1 3 को 4 से जोड़ दिया, 1 3 को 5 से जोड़ दिया, मैंने 2 3 को 4 से जोड़ दिया, 2 3 को 5 से भी जोड़ दिया, सब हो गया भाई। तो हमारा ये फंक्शन बन गया। कितने फंक्शन बने, 8 फंक्शन बने। फॉर्मूला क्या है, b की पावर में a, 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 3 8, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कितने फंक्शन ऐसे हैं जो ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए रूल क्या है, दूसरे सेट में हर एलिमेंट की प्रीइमेज बननी चाहिए। 4 की भी प्रीइमेज बन रही है, 5 की भी प्रीइमेज बन रही है, 4 की भी प्रीइमेज बन रही है, 5 की भी बन रही है, 4 5 4 5 4 5 4 5। इन 6 फंक्शन में आप देखोगे कि ये ऑन टू हैं। क्यों, क्योंकि बी सेट के हर एलिमेंट की प्रीइमेज बन रही है। लेकिन इस पहले और इस दूसरे फंक्शन को देखो, इस पहले और इस दूसरे फंक्शन को देखो, यहाँ पर इस 5 की प्रीइमेज नहीं बन रही, यहाँ पर उस 4 की प्रीइमेज नहीं बन रही। तो ये दोनों फंक्शन हमारे ऑन टू नहीं है। सही बात है, ये दो फंक्शन हमारे क्या है, ऑन टू नहीं है। तो टोटल फंक्शन कितने थे, 8। अगर मुझसे पूछ ले टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, तो भाई मैं बोल रहा हूं टोटल फंक्शन जो है 8, उसमें से माइनस कर लो कि कितने ऑन टू नहीं है। तो भैया हमने बोल दिया 2 ऑन टू नहीं है, 2 फंक्शन हमारे ऑन टू नहीं है। तो भैया हम क्या बोल देंगे कि हमारे 6 फंक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, ऑन टू होंगे, ऑन टू होंगे। उसी तरीके से यहां पर आ जाओ बेटा, क्या बोलता है, ए में 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट्स हैं, जबकि बी में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं। मेरा सवाल आप लोगों से, बताओ
टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, तो फॉर्मूला है b की पावर में a, b 2 की पावर में a यानी कि n। ठीक है, अब इन 2 की पावर में n जो है, इसमें से कितने फंक्शन ऐसे होंगे जो ऑन टू नहीं होंगे। तो सोचो, जब 1 2 3 ये सारे एलिमेंट उस b से कनेक्ट हो जाएं तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सोचो, ये सारे एलिमेंट इस a से कनेक्ट हो जाएं तो ये भी ऑन टू नहीं है। तो मुझसे अगर पूछ ले कि टोटल ऑन टू फंक्शन कितने, तो टोटल फंक्शंस में से माइनस कर लो उन्हें जो ऑन टू नहीं है, जो बच गया वो क्या होगा, वो ऑन टू होगा, ये ऑन टू होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं अगर आपसे बोल दूं कि लेट्स से ए में 5 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। तो आप कह देंगे कि टोटल फंक्शन कितने, b की पावर में a 2 की पावर में 5, उसमें से 2 माइनस कर लो तो 32 माइनस 2 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। बाकी देखो, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये जो 2 माइनस करने वाली जो ट्रिक है, ये कब के लिए एप्लीकेबल है, जब दूसरे सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हों। ठीक है, गड़बड़ कब हो जाती है, जब दूसरे सेट में 3 4 5 6 7 एलिमेंट आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या वो फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, पता है तो जरा एक बार कमेंट करके बताना, नहीं पता तो वो भी कमेंट करके बता देना, बता देंगे बेटा फिर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कह रहा है कि फंक्शन f 2 से इन्फिनिटी, ये तो डोमेन है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर, ये हमारा कोडोमेन है, ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा, ये डोमेन वो कोडोमेन। क्या बोलता है कि जो हमारा फंक्शन है वो एफ एक्स क्या है, x² - 4x + 5, ये क्या है, ये एक ऑन टू फंक्शन है। क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि ये ऑन टू है। ठीक है, अब कहते हैं कि बताओ b क्या होगा, आपसे b पूछ लिया, b यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कोडोमेन क्या होगा, आपसे कोडोमेन पूछ रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में एक बात बोली है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो पक्की बात है जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होगा। कोडोमेन फाइंड करना तो आप रेंज फाइंड कर लो, आपको क्या चाहिए, बी चाहिए ना, आपको कोडोमेन बी फाइंड करना है। तो भैया क्वेश्चन में क्या बोला कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन की खास बात क्या होती है कि उसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। तुम रेंज निकाल दो इसकी, जो रेंज होगी वही कोडोमेन होगा, वही हमारा बी हो जाएगा, वही बी हो जाएगा। अब दिक्कत है कि भैया हम ये रेंज कैसे फाइंड करें, तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये हमारे पास y है x² - 4x + 5। मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखो क्या होता है, y = x² लिखते हैं, -4x लिखते हैं, +5 भी लिखते हैं, कितना होता है। बट ये जो x का कॉफिशिएंट है कितना, 4, ये जो x का कॉफिशिएंट है 4, उस 4 के हाफ का स्क्वायर ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो। 4 का हाफ कितना होता है, 2 होता है। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा आपसे कि 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ऐसा कर लोगे तो आप देखेंगे जो इतना हिस्सा है x का स्क्वायर -4x + 2, ये x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर। और ये देखिएगा 5 - 4, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो भाई आपके पास y की वैल्यू आ गई x - 2 का स्क्वायर +1, x - 2 का स्क्वायर +1, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब जरा सोचिए, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर क्या ये नेगेटिव हो सकता है, x - 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या रहेगा हमेशा,
ग्रेटर देन 0 रहेगा या इक्वल्स टू 0 रहेगा? 0 हो सकता है। अगर आप x की जगह 2 पुट कर दोगे तो 2 - 2 ये 0 बन जाएगा। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, 1 की बात नहीं कर रहा अभी मैं सिर्फ x - 2 के होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। होल स्क्वायर है इसलिए नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। अब देखिए x - 2 के होल स्क्वायर में प्लस का 1 है, तो मैंने बोला दोनों साइड ऐड कर दो 1, लेफ्ट में भी 1 ऐड करो, राइट में भी 1 ऐड कर दो। ऐसा करके देखो क्या होगा, ये क्या बन गया, ये बन जाएगा y आ जाएगा 1 या 1 से ग्रेटर, 1 या 1 से ग्रेटर, तो 1 और 1 से ग्रेटर। बोलो बेटा ये सही है। और आप देखो मिनिमम आप चाहो तो यहाँ पे 2 पुट करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 4 + 5 9 - 8, y की वैल्यू 1 आ रही है। फिर ऐसी 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9 + 5 14 - 12, 9 + 5 14 - 12, ये आपका 2 बन जाएगा। ऐसी 4 5 6 कुछ भी आप पुट करते रहोगे तो y की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। बट y की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुई? y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, तो हम कहेंगे कि इसमें रेंज क्या है? रेंज है 1 से इन्फिनिटी। तो हमारा कोडोमेन आ गया बेटा। कोडोमेन भी क्या होगा? 1 से लेके इन्फिनिटी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करके बेटा सीधा आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता, बट सेम क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में 1 ऑन 2 चेक करने के लिए भी आ सकता है। तब सॉल्व करने का मेथड आपके पास ये रहा करेगा बेटा, ये आपका सॉल्व करने का मेथड रहा करेगा। ये क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। भाई हमसे आज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एसर्शन रीजनिंग। कहता है कि आर कोई रिलेशन है। देखो रिलेशन यहाँ पे दिया गया बेटा, किस चीज पे? इंटीजर्स पे रिलेशन बनाया गया। रिलेशन ऑन इंटीजर्स डिफाइंड एज, क्या बोलता है कि a - b इज डिविजिबल बाय 2, a - b इज डिविजिबल बाय 2। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। a - b डिविजिबल की जगह मल्टीपल भी कह सकता है, a - b डिविजिबल बाय 2 की जगह ये भी कह सकता है कि a - b इज इवन नंबर, ये भी बोला जा सकता है। और आपने प्रूव किया हुआ है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, राइट। बट यहां पर इसने क्या बोला? एसर्शन क्या बोलता है कि दिस रिलेशन आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए एसर्शन और रीजनिंग, जब हम बोलते हैं एसर्शन रीजनिंग, तो एसर्शन बेसिकली क्या हुआ करेगा? मैं यहां पे बता दूं बेटा कि एसर्शन क्या है। एसर्शन क्या है बेटा? एक स्टेटमेंट है। एसर्शन क्या है? वो कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लाइक मैं आपसे कह देता हूं भाई सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया। सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगा करता है ना। सूर्य जो हमारा पूर्व से उगता है, तो ये एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जरा पूछो खुद से, क्या सूर्य पूर्व से उगता है? तो आप बोल देंगे हाँ जी होता है ऐसा। अगर सही बात है तो बोल देंगे कि हाँ ये जो असर्शन है वो क्या है? वो ट्रू है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 होता है। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती तो उसका स्लोप 0 होता है। तो भैया ये बात भी सही है, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट ये भी क्या है? ट्रू है। तो ये है एसर्शन। तो कोई भी स्टेटमेंट आपको दे देगा और उस स्टेटमेंट के बारे में बेटा आपको बताना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं तो आप बताएंगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। बट एसर्शन के नीचे ना आपको रीजन दे रखा होगा, रीजन लिखा होगा या रीजनिंग लिखा होगा। तो रीजनिंग में बेटा आपको ना, रीजनिंग में जो बात बोली होगी पहले ये चेक करना कि रीजनिंग में बोली गई बात सही है या गलत है, ठीक है। फिर रीजनिंग में कही गई बात क्या इसको जस्टिफाई करती है या नहीं करती है। भाई अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। क्यों 0 होता है? उसका रीजन आपको यहां मिलना चाहिए। अगर मान लो यहां लिखा हुआ है कि एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस it makes 0 angle with x axis, 0 degree angle with x axis. Any line which is parallel to x axis does not make any angle with x axis. That's why tan 0 equals to 0, so slope is 0. तो ये यहाँ रीजन में अगर दिया गया है तो हम बोल देंगे कि रीजन उस एसर्शन को जस्टिफाई करता है,
ठीक है, अदरवाइज नहीं करता है। तो इसी तरीके से बेटा यहां पर भी क्या है, एक असर्शन, एक स्टेटमेंट हमारे सामने है। क्या बोला गया कि ये जो रिलेशन है ना, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बताओ भाई क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? मैं अगर असर्शन को अगर मैं चेक करूं, मैं लेट कर लेता हूं कि लेट x कोई इंटीजर है, लेट x कोई इंटीजर है, तो बताओ क्या x कॉमा x बिलोंग करेगा r से? तो आप बोलोगे हाँ जी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि a और b की जगह जब x रखा जाएगा तो आपका आंसर 0 आएगा। a और b की जगह जब x रखा जाएगा x माइनस एक्स, तो आपका आंसर 0 आएगा। और 0 इज डिविजिबल बाई 2, सो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ये जो असर्शन है बेटा वो ट्रू है, ट्रू है। ओके, अब रीजन क्या हुआ है बेटा, रीजन क्या है? रिलेशन आर क्या होता है, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। किसी भी रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं जब x रिलेटेड y हो, x y से रिलेटेड हो एंड y भी x से रिलेटेड हो। क्या ये सही बात है बच्चों? क्या ये रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन है या सिमेट्रिसिटी की कंडीशन है? ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव के लिए तो भैया ये रीजन है ना कि x कॉमा x बिलोंग करना चाहिए था r से, तो उस रीजन में इसको ये लिखना चाहिए था कि x कॉमा x बिलोंग करता है r से, बट इसने अलग ही चीज बोल दी और जो बोला गलत बोला, जो बोला वो भी गलत बोला। तो भैया हम क्या बोल देंगे कि यहां पर ये जो रीजन है वो क्या है, वो फॉल्स है। तो भैया जो असर्शन है वो ट्रू है और जो रीजन है वो फॉल्स है। ये सी इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि असर्शन ट्रू है बट जो रीजन इसका है वो फॉल्स है यार। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है 2.7183 की पावर में एक्स। इस फंक्शन की खास बात क्या है, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो y की वैल्यू 1 आती है, x की जगह मैं 1 रख दूं तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रख दूं तो 4, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ऊपर की तरफ जाता रहेगा। बट जैसे मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा, लाइक 2.71 की पावर में -1 आएगा, तो वो 1/2 समथिंग कुछ बन जाएगा, तो आपका आंसर 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो ये बेटा आपका इधर को आ जाएगा। तो ये है आपका y इक्वल्स टू ई की पावर में x का ग्राफ। इस ग्राफ की खास बात क्या है कि ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। आप x की कोई भी वैल्यू सोचो, y आपको हमेशा डिस्टिंक्ट डिफरेंट मिलेगा। डिफरेंट कैसे मिलेगा, देखो जरा, ये इसका ग्राफ है, यहाँ पर देखो x इतना तो y इतना, x इतना तो y इतना, x इतना तो y इतना, x इतना तो y इतना। x की हर डिफरेंट वैल्यू पर y आपको डिफरेंट मिलेगा, y कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो भाई अगर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये, कि क्या पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि दिस इज 1 फंक्शन, तो भैया ट्रू है। तो हमारा जो फंक्शन है बेटा यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा यार, ट्रू हो जाएगा। रीज़न बेटा आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब इसने बोला कि इसकी जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, इसकी जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है। जरा इसके ग्राफ को देखो बेटा, क्या ये ग्राफ कभी भी y एक्सिस को टच कर रहा है? आप बोलेंगे सर y एक्सिस को टच नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ, मैं e की पावर x में x की जगह क्या रख दूं कि y 0 आ जाए? 2.7 की पावर में मैं ऐसा क्या रख दूं कि y 0 आ जाए? तो आप बोलेंगे सर भाई अगर 0, अगर मन में आ रहा है कि मैं 0 रख के 0 बना दूंगा, नहीं, वहां 0 रखोगे तो ये 1 बनेगा, वहां -1 रखोगे तो वो 1/2 बनेगा, वहां -2 रखोगे तो वो 1/2 का स्क्वायर बनेगा, 0 तो कभी बनेगा ही नहीं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि y कभी भी 0 नहीं बन सकता। रेंज पूछ रहा है, y 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा भी कितना, जितना ज़्यादा तुम x को बढ़ाओगे y बढ़ता रहेगा। तो यहां पर बेटा ये क्या है, ये जो रेंज जो इसने दे रखी है वो भी क्या है, वो भी एकदम ट्रू है। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। तो देखो ऑप्शन क्या है, बोथ a एंड r ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। फिर बी ऑप्शन, बोथ a एंड r आर ट्रू बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion।
फिर क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखो ये सी और डी तो एकदम ही गलत है। अब आंसर ए या बी में से कुछ है, किसको सही बोलें? देखो एक बात बताओ, यहां एसर्शन में बात हो रही थी 1 1 की, तो रीजन में भी तो 1 1 की बात करेगा ना, रीजन में भी तो 1 1 की बात करेगा भाई। देखो मैंने लास्ट ईयर मैंने बोला था कि भाई अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो सुरेश है, सुरेश बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई हमने बोल दिया कि सुरेश जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट बच्चा है, सुरेश बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसका रीजन पूछें, इसका रीजन पूछें कि सुरेश इंटेलिजेंट क्यों है, तो कायदे से क्या बोलना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, उसके माता पिता भी इंटेलिजेंट हैं, उसके दादा दादी भी इंटेलिजेंट हैं, नाना नानी भी इंटेलिजेंट है, घर में अच्छी परवरिश मिल रही है बच्चे को, है ना, अच्छे से उस पर ध्यान दिया जाता है, खाना पीना बढ़िया से उसका हो रहा है, एनवायरनमेंट सही मिला हुआ, इसलिए इंटेलिजेंट है। ये रीजन होता है, सही बात है। लेकिन तुम बोलते हो कि सुरेश बहुत इंटेलिजेंट है, ट्रू है। क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि सूर्य पूर्व से उगता है, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। अरे भाई 2 + 3 5 होता है, सही बात है, बट उसका सुरेश के इंटेलिजेंट होने से क्या लेना देना? क्योंकि 3 में से 2 माइनस कर दो तो 1 आता है। भाई ट्रू है, बट उसका सुरेश के इंटेलिजेंट होने से क्या लेना देना? सेम कहानी यहां पर, फंक्शन 1 1 है, क्यों 1 1 है वो बताना था, बट यहां तुम बोल रहे हो कि इसकी रेंज ये है। भाई उसका 1 1 का रेंज से क्या लेना देना? ऑन टू बोलते तो मैं रेंज का कुछ रोल लेकर आ सकता था, बट फिलहाल इस रीजन का जो बात बोली, सही बात बोली, बट उस बात का इस असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 10वां क्वेश्चन बोलता है कि लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन है ए से बी पे, और a का मतलब हमें दे रखा है, a का मतलब है r-1, b का मतलब है r-2। कहता है कि जो fx है वो क्या है बेटा? 2x - 3 के अपॉन में x-1। अब कहता है कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है तो भैया उसके लिए मुझे रेंज चेक करनी पड़ेगी इसकी। मैं इसको इक्वल्स टू पुट कर लेता हूँ y, x की वैल्यू निकालूंगा y के टर्म्स में। तो देखो 2x - 3 इक्वल्स टू y इंटू एक्स, y इंटू 1, जितने x हैं उनको एक साथ रखेंगे, 3 को राइट में भेज दो, दोनों में x कॉमन, तो मेरा x आ जाएगा 3 - y के अपॉन में 2 - y। ठीक है, और अब आप जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि y 2 नहीं होना चाहिए। तो कायदे से देखा जाए मेरी जो रेंज है वो क्या आ गई? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। क्या मेरा कोडोमेन भी वही है? कोडोमेन भी वही है। सो ये फंक्शन क्या हो गया? ये ऑन टू फंक्शन है, तो ये ट्रू है। अब क्यों ट्रू है वो रीजन दो, तो इसने बोल दिया नीचे रीजन में क्या दे रखा है, क्योंकि रेंज ऑफ एफ जो है वो कोडोमेन की इक्वल है। रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल है, तो यानी फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। तो रीजन, असर्शन का रीजन इसने दिया, स्टेटमेंट क्यों ट्रू है उसका रीजन इसने सही बताया। तो भाई मैं बोल दूंगा कि इस बार ए और आर दोनों ट्रू हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। तो 10 क्वेश्चन भाई मैंने यहाँ पे करवाए। कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आते थे, जरा कमेंट करके बताना। कितने के आंसर आपको आते थे, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट जरूर करना यार, जो भी वीडियो देखते हैं, ठीक है। मुझ तक फीडबैक पहुंचता है कि हाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं यार, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।